जय हिंद होमगार्ड बाबू, क्या हालचाल है। आपसे ही बात हो रही है क्योंकि यूपी होमगार्ड का एग्जाम आप देने वाले हैं। सिलेक्शन आपका क्लियर कट हो चुका है कि तैयारी आज से आपने स्टार्ट कर दी है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये 30 क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। अगर आप सच में अपनी तैयारी को सॉलिड तरीके से करना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी वाला सपना पूरा होते देखना चाहते हैं तो आज से ही मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ जाना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर डेली रेगुलर तरीके से अब आगे आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन में आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि होमगार्ड संगठन की स्थापना भारत में किस वर्ष में हुई थी। 1962 में हुई थी। हालांकि इसका कानून बनते बनते 1963 में ये लीगली हुआ है, लेकिन इस संगठन की मांग 62 में स्टार्ट हुई थी और कानूनी तौर पर 1963 में लागू किया गया। ये याद कर लेना। और 1963 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। कह रहा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको काट दीजिए। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी नहीं आएगा। ए और सी में से आपको जल्दी से आंसर करना है कि उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको पता होना चाहिए कि होमगार्ड विभाग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेनेशन लीजिए जो मैंने आपको बता दिया है। कह रहा है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग गृह मंत्रालय होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। होमगार्ड का काम ये होता है कि पुलिस की सहायता करना और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना और आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कार्यों को देखना। इतना आपको प्लस पॉइंट याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य क्या है। होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य क्या है। होमगार्ड बल जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना या प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करना, कृषि विकास या विदेशी मामलों में सहयोग करना। तो बताइए जल्दी से यहाँ पर कि वो होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। होमगार्ड बल कौन कौन से वर्क करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। तो होमगार्ड बल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करना। ये जो होमगार्ड होते हैं ये एक तरीके से जनता की सहायता के लिए होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए या कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो जाए तो पुलिस की सहायता इन ये लोग करते हैं। तो राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी कर दिया, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करना। होमगार्ड बल का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप जैसी स्थिति जनरेट हो गई, आग लग गई, महामारी आ गई के समय जनता और प्रशासन की सहायता करते हैं। और कानूनी तौर पर भी जब उनको नीड होती है मतलब पुलिस की भी सहायता करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आपको प्लस पॉइंट याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, कानपुर या मथुरा। तो ये आपका करेक्ट आंसर ही लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आपको लखीमपुर खीरी बता देना। और जनसंख्या की अगर बात की जाए तो प्रयागराज, इलाहाबाद आप लोग याद कर सकते हैं। पहले उसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी और सबसे अधिक जनसंख्या है प्रयागराज में। आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यूपी का राजकीय पशु कौन सा है। यूपी का राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो यूपी और एमपी का राजकीय पशु सेम है, बारहसिंघा। आप लोग लगा दीजिएगा, बारहसिंघा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल से अगर मैं बता दूं तो ये आप लोग देख सकते हैं। आपने नाम तो जान ही लिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। बारहसिंघा को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसके सींगों में कई शाखाएं होती हैं, लगभग यहाँ पर 12 होती हैं। तो 12 होने पर इसको बारहसिंघा नाम दे दिया गया। और यह मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपसे यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। सेवा परमो धर्मा, संरक्षण सर्वदा, बलिदानम देशाय या न्यायम सर्वदा। तो यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य जो है ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, सेवा परमो धर्मा। यानी कि यहाँ पर अगर हम डिटेल से बात करें तो ये सेवा परमो धर्मा, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, और सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ है कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको बेल आइकन का निशान दिख रहा होगा, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है आप उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा।
बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में आपको जब भी वीडियो आप लोग देखें तो उसमें क्या करें कि थंब का आइकन जो होता है, थंब को प्रेस करके अपनी अटेंडेंस जरूर वहां पर इंगित करें। अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके माध्यम से हम अटेंडेंस चेक करेंगे। तो इतना आपको काम कर देना है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और आगे जो है जितने भी सेशन आपको प्रोवाइड की हो तो आप उन सारे सेशन को देख लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके काम की तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मिल करके पढ़िए और मिल करके नौकरी लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, घाघरा, यमुना या बेतवा? तो ये जो गंगा है ये उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की लंबी नदी है। तो यहाँ पर अगर सवाल आ जाए कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है तो आप लोग गोदावरी का नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर गोदावरी करेक्ट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपने लगा दिया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूरी तय करती है और कई प्रमुख शहरों से होकर बहती है, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी मैं बात करूं तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि यूपी में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? यूपी में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10, 18 या 20, 15? तो यूपी में 18 मंडल हैं, आपको पता भी होना चाहिए। 18 मंडल हैं, याद कर लेना। तो यहाँ पर कुछ मंडलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं आपके टोटल। मंडल प्रशासनिक व्यवस्था का एक स्तर होता है जो जिला के समूह से बनता है। और उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख मंडल जो हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा, मेरठ आदि, इसी तरह के आपके 18 जो है मंडल बनाए गए हैं। तो इनको आप रिमेंबर कर लेना। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि मंडल क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये जानकारी बहुत जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पर कि कुंभ मेला मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ये जो कुंभ मेला है यूपी के किस शहर में लगता है? कुंभ मेला जो लगता है ये प्रयागराज में लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में लगता है। और कमेंट करके बताना सही मैं बताया हूँ या नहीं। कुंभ मेला कहाँ लगता है ये आपको बताइए, आप सभी को बताना है। और बनारस में क्या मनाई जाती है? देव दीपावली मनाई जाती है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग इसके डिटेल में जानकारी लें तो डिटेल में ये कहता है कि कुंभ मेला मुख्य रूप से प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। कौन सा संगम कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है तो आप लोग क्या बताएंगे? इलाहाबाद या प्रयागराज? कमेंट बॉक्स में बताइए। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ आयोजित होता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? अभी मैंने आपको बताया था पहले, लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद, इसमें से कौन सा सही है आप लोग बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आप सभी लोग बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका वेट करूंगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है यूपी का राजकीय नृत्य कौन सा है? नृत्य अगर आपसे पूछा जाए, नाच जिसको बोलते हैं, राजकीय नाच ये कौन सा है? कथक, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी और डी है गरबा। गरबा गुजरात का है, आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम साउथ का है। कुचिपुड़ी और कथक में से आपको डिसीजन लेना है। बी और डी तो ऐसे कट गया। ए और सी में से कोई एक सही है। यूपी का राजकीय नृत्य कौन सा है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? वो है आपका कथक। अगर मैं डिटेल से बात करना चाहूँ तो ये आपका हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कथक। कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इस नृत्य शैली का विकास खास तौर पर लखनऊ और बनारस घराने में हुआ है। कहाँ पर हुआ? लखनऊ और बनारस घराने से हुआ है। कथक की मुख्य विशेषताएं हैं घुंघरुओं की थाप। क्या है? घुंघरुओं की थाप, भाव, भंगिमा, कहानी सुनाने की शैली, ये आपको याद कर लेना है कि ये कैसे क्या कथक। कथक नाम आप लोग जानते होंगे, बस उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो थोड़ी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है। जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड टेंट है उतनी मैंने आपको जानकारी दे दी है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? जो आज़ाद हिंद थी
इस फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय? तो यहाँ पर महात्मा गांधी तो आपके ऐसे ही कट जाते हैं कि उनका संबंध कोई भी सेना से नहीं हुआ करता था, ये फौज वोज नहीं बना सकते थे, तो ये कट गए। भगत सिंह तो बहुत जल्दी यहाँ पर एक्सपायर हो चुके थे, तो ये भी नहीं बनाएंगे। आज़ाद हिंद फौज बहुत कम उम्र में इनको फांसी दिया गया था, भगत सिंह भी कट गए आपके। सुभाष चंद्र बोस, ये लाला लाजपत राय में से कोई एक सही है, आप लोग बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने ही बनाया है आज़ाद हिंद फौज को। बाकी यहाँ पर आपके कट गए सभी ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, और इस फौज का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से आज़ादी प्राप्त करना था। तो ये आपको याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्लास आपको कैसी लग रही मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आगे जो भी आपको सेशन प्रोवाइड किए जाए इसी माध्यम से प्रोवाइड किए जाए या पैटर्न थोड़ा चेंज किया जाए। जैसा कुछ हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने किया था? क्या बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? यहाँ पर तो आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर डी आप ऐड कर लेना यहाँ पर औरंगजेब। ऑप्शन ए बाबर और यहाँ पर हुमायूं और औरंगजेब। औरंगजेब ये निर्माण नहीं करता था, ये तो सिर्फ तोड़ता था, ये आपका कट गया। बाबर, हुमायूं, अकबर में बताओ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा हुआ? अकबर एक ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, पर एक नया नगर बसाया था, तो ये अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। आएंगे यहाँ पर इसके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की डिटेल में जानकारी लेने के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को डिटेल से समझिए। ऑप्शन नंबर सी अकबर आपका करेक्ट हो गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। इसे अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। यह नगर जो था, ये नगर आपका शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बन चुका है, तो ये आपको याद कर लेना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा शहर बन चुका है? फतेहपुर सीकरी में शामिल हो चुका है, तो ये आपको प्लस पॉइंट में लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म क्या झांसी, वाराणसी, पुणे, काशी? तो आप लोग बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ये हुआ था वाराणसी में, और इनका जो देहांत हुआ था, ये इनको जो वीर गति मिली थी वो मिली थी ग्वालियर में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोनों थे, दोनों मैंने आपको बता दिया। आप लोग यूपी की जीके पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आएंगे, इतिहास वगैरह। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कहता है? 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था? तो 1857 की जो क्रांति थी ये यूपी के किस शहर से स्टार्ट हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली? तो आगरा से ये नहीं हुआ, कानपुर से भी नहीं हुआ। ए और डी में से आपका कोई सही एक है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपकी जिम्मेदारी है। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था? तो वो आपका हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, मेरठ से। ये आपको सही कर लेना है, माँ से मंगल माँ से मेरठ। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो मेरठ में हुई थी, तो आपको याद कर लेना है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जीत मिली थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, देवकी नंदन खत्री या निराला? तो यहाँ पर आपको बात कर लेना है कि इनमें से कौन सा सही है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। तो यहाँ पर चंद्रकांता उपन्यास के लेखक वो हैं देवकी नंदन खत्री जी। तो ये आपको याद कर लेना है, देवकी नंदन खत्री जी ये चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की, ये क्वेश्चन ये कहता है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने लगा दिया। चंद्रकांता हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध एक उपन्यास है। किस साहित्य का? हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। यह उपन्यास रसल, रोमांच और प्रेम कथा से भरपूर है। इसे पढ़कर बच्चों और युवाओं में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है। तो ये राइट आंसर आपने किया होगा, देवकी नंदन खत्री आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपको याद कर लेना है, दुधवा, चंद्रप्रभा, सी, करतनिया घाट या हस्तिनापुर? सभी लोग यहाँ पर दुधवा करेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर गलत हो जाता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है यूपी का, वो है
हस्तिनापुर का। कहाँ पर का है? हस्तिनापुर। ये वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है और ये आपको सही कर लेना, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखिए सेशन को लाइक जरूर कर लेना और लाइक करने से आप जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो कि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, और शेयर करने से यहाँ पर हम लोग मिल करके ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर पाते हैं, जिनसे इनडायरेक्टली आपका और मेरा दोनों लोगों का भला होगा। जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम स्ट्रांगली यहाँ पर सेशन बनाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूपी के किस जिले को सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है? सुगंध नगरी किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन ए कन्नौज, बी मिर्जापुर, सी बिजनौर, डी सहारनपुर। तो यहाँ पर अगर बात करें यूपी के किस जिले को सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये अपना क्वेश्चन कह रहा है यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जिसको सुगंध नगरी, सुगंध मतलब किस चीज़ से सुगंध आती है? परफ्यूम से। और ये इत्र कहाँ पर बनता है? तो ये आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि इत्र नगरी किसो, और इत्र नगरी किसे कहते हैं, और परफ्यूम सिटी ये आपको याद कर लेना, कन्नौज को कहा जाता है यूपी का सुगंध नगरी, याद कर लेना, ठीक है। कन्नौज को यूपी का सुगंध नगरी के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कन्नौज जिले को सुगंध नगरी कहा जाता है। यह जिला इत्र बनाने यानी परफ्यूम बनाने के लिए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। कन्नौज में पारंपरिक इत्र उद्योग, प्राकृतिक फूलों और जड़ी बूटियों से खुशबू निकालने की विधि सदियों से चली आ रही है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको दे दी है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? गंगा, यमुना, नर्मदा या बेतवा? तो सी और डी कोई तो नहीं करेगा, इतना तो मुझे पता है। अब ए और बी में से आप लोग बताइए, जो ताजमहल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। मैंने 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप लोग बताइए। ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे है। और ताजमहल की नींव जो है बहुत मजबूत है, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत मजबूती से टिकी हुई है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध स्मारक आगरा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। आगरा के उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के आगरा में बना है। शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ये बनवाया था। तो ये आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद भी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यूपी का राजकीय वृक्ष क्या आपका नीम है, पीपल है, अशोक है, शीशम है? तो ये आपको याद कर लेना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूपी का राजकीय वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? ये नीम नहीं है, पीपल भी नहीं है, अशोक, शीशम। तो ये आपका अशोक हो जाता है, शीशम भी नहीं है। अशोक ये जो है यूपी का राजकीय वृक्ष है। अशोक यूपी का राजकीय वृक्ष है, ये आपको याद कर लेना। और ये शांति, समृद्ध और भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है, याद कर लेना। अगला पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प गुलाब नहीं है और कमल, अगर गुलाब कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कमल भी नहीं है, गेंदे का फूल भी नहीं है, ये आपका बच्चा क्या फ्लास, फ्लास का फूल ये जो है ये यूपी का यहाँ पर राजकीय पुष्प है, आपको याद कर लेना है। यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलास है। ठीक कहता है कि राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर डी फ्लास को चेक कर लिया। फ्लास जो होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट होता है, इसका राजकीय पशु है। इसे ढाक या टेसु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसु भी कहा जाता है। फ्लास के फूल चमकीले लाल नारंगी रंग के होते हैं, वसंत ऋतु में खिलते हैं, भारतीय संस्कृति और पर्वों में विशेष महत्व रखते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर बात करें, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय या आगरा विश्वविद्यालय? तो ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद से हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए एनीवन कैन वॉच मी इन इलाहाबाद। तो हमें ज़रूर आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जो मैंने आपसे पूछा वो ज़रूर बताना कि यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है और आप लोग कहाँ कहाँ से सेशन को देख रहे हो। वो इलाहाबाद आपने यहाँ पर करेक्ट किया होगा, आई होप। पद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। यह प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है और इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि होमगार्ड को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था?
होमगार्ड को पहली बार किया उत्तर प्रदेश या गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब? तो यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए, होमगार्ड को सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में लागू किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी का कौन सा शहर मिनी मुंबई कहलाता है, यानी कि छोटा मुंबई ऐसा कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जो कहलाता है? तो आगरा, कानपुर, लखनऊ या नोएडा? फटाफट बताइए कमेंट करके। मिनी मुंबई कहा जाता है किसको? कानपुर, लखनऊ को नहीं। लखनऊ लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया। यूपी का मिनी मुंबई कहा जाता है कानपुर को, और नोएडा को यहाँ पर सिलिकॉन वैली ऑफ यूपी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कानपुर को उत्तर प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ उद्योग विकास, कपड़ा, टेक्सटाइल और चमड़ा उद्योग, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अवसर है। जैसे मुंबई भारत की औद्योगिक राजधानी है, ठीक है, और वैसे ही कानपुर को यूपी की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही डिटेल से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि रामायण के लेखक कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास? ये तुलसीदास जो है रामचरितमानस के लेखक हैं, कालिदास ये कृष्ण लीला रिलेटेड हैं, वेद व्यास जो है ये महाभारत वगैरह लिखे हैं, वाल्मीकि जो है इन्होंने ही यहाँ पर रामायण लिखी है। तो वाल्मीकि जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। रामायण सबसे पुरानी और सबसे सटीक रामायण जो लिखी गई है वो वाल्मीकि के द्वारा ही लिखी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं, राइट आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। रामायण के मूल लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। इसे सांस्कृतिक भाषा में लिखा गया था और इसे आदि काव्य भी माना जाता है। तुलसीदास ने बाद में रामचरितमानस को अवधी भाषा की रचना में की थी, जो रामायण का ही लोक प्रचलित रूप है। क्या है? जो रामायण का एक लोक प्रचलित रूप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? तो दूध उत्पादन में ये नहीं है, चीनी में भी नहीं है, और सब्जियां उत्पादन में भी यूपी में नंबर 1 नहीं है। ये जो गेहूं उत्पादन है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर यहाँ पर किसी राज्य में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में, ये वो आपकी यूपी है। यूपी के किसानों को सैल्यूट है कि यहाँ पर इसको इतना गेहूं उगाया जाता है यूपी में, कि यूपी गेहूं के मामले में नंबर 1 पर आ गया है पूरे भारत में। आएंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। कह रहा है यूपी का कौन सा जिला आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है, बताओ? तो ऑप्शन ए यहाँ पर लखनऊ, बी प्रयागराज, सी सहारनपुर, डी मलिहाबाद। कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जो आम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? पता आप तो चल ही गया होगा कि मलिहाबादी आम सबसे ज़्यादा फेमस है। मलिहाबाद में आम, यानी कि ये प्रसिद्ध आम है मलिहाबादी आम, तो ये आपको याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगर यहाँ पर बात करें, मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ का दशहरी आम पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। ध्यान देने वाली बात है, मलिहाबाद लखनऊ जिले में स्थित है, लेकिन आमतौर पर परीक्षाओं में ये सीधे मलिहाबाद के रूप में उत्तर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 350, 403, 410 या 390? तो बताओ यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, कमेंट करिए फटाफट। ये हमें आपसे आंसर चाहिए। इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हूँ। 30वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, जिसमें ए और डी गलत है, बी और सी में से कोई एक सही है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक अगर आ गए हैं तो बिना लाइक किए चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, और कमेंट करके बताना 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इस लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमें ज़रूर करना। और ये क्लास कैसी लगी, फर्स्ट क्लास थी अपने इस चैनल पर, तो आप लोग इसको ज़रूर वॉच करिएगा और हमें ज़रूर यहाँ पर इंगित करिएगा ये क्लास कैसी लगी, ताकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर कंटिन्यू रह सकूँ आपके लिए आगामी सेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद साथियों।